जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के मॉडल सेट 4 को अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ से कई प्रश्न आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो बच्चों, आइए हम लोग सबसे पहले जो खंड ए में 30 MCQ प्रश्न पूछे जाते हैं उन MCQ प्रश्नों को देखते हैं, फिर इसके सब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए जो 30 MCQ प्रश्न है उन सभी MCQ प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न आपके पास में है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या है। बच्चों, आपसे एफ पूछ लिया है, तो एफ बराबर क्या होता है बच्चों। तो आप लोग को पता है कि एफ बराबर R/2 होता है, यानी कि आर कितना दे रखा है तो 20, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों। तो कहोगे सर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कह रहे गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं। देखिए, जो गोलीय दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसको हम लोग द्वारक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है बच्चों कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिनकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी एफ बराबर क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। तो एफ बराबर क्या होता है बच्चों, तो R/2 यानी कि 32/2, इसको निकालोगे तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। कहीं दिया हुआ है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है किस लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है। ठीक है बच्चों, किस लेंस की जो प्रकृति होती है वो अभिसारी होती है। तो किस लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है, तो कहोगे सर उत्तल लेंस की, ठीक है। उत्तल लेंस के द्वारा किस दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, तो आप लोग को पता है कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष होता है। आप सब याद रखिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं बच्चों, वो दीर्घ जो दूर की वस्तुएं होती है उनको साफ साफ दिखाई देती है, परंतु नज़दीक की जो वस्तुएं होती है उनको स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आँख का रंग किस पर निर्भर करता है। देखिए बच्चों, जो आँख का रंग होता है ना वो किस पर निर्भर करता है, पुतली पर, दृष्टिपटल पर, परितारिका पर, और इनमें से कोई नहीं। तो जो आँख का कलर होता है वो परितारिका पर निर्भर करता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक होता है बच्चों, आप लोग को देखिएगा, याद रखिएगा, वर्णधता। पूछा जाता है कि वर्णधता किस प्रकार की बीमारी है। तो वर्णधता जो है बच्चों, ये एक अनुवांशिक बीमारी है, ठीक है, जो आंखों से संबंधित होता है। वर्णधता से जो पीड़ित व्यक्ति होती है वो लाल और हरा में भी भेद उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। जो लाल और हरा जो रंग होता है उनमें अंतर वो स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो याद रखोगे वर्णधता एक अनुवांशिक रोग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बच्चों, कह रहे नेत्रगोलक के लंबा हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होती है। तो देखिए, नेत्रगोलक के लंबा हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होती है। तो नेत्रगोलक के लंबा हो जाने से बच्चों कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, तो कहोगे सर निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो निकट दृष्टि से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं इनकी निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिख जाती है, यानी जो सामने की वस्तुएं रखी होती है वो स्पष्ट देख लेता है, परंतु जो दूर की वस्तुएं होती है उसे वे नहीं देख पाते, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको अवतल लेंस की सहायता से ठीक किया जा सकता है। याद रखोगे बच्चों, ठीक है। चलिए, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में किसको जोड़ा जाता है, अमीटर को, सेल को, वोल्टमीटर को और गैल्वेनोमीटर को। तो बच्चों समांतर क्रम में, जिसको हम लोग पार्श्व के नाम से भी जानते हैं, ये अमीटर को जोड़ा जाता है, ठीक है। अमीटर क्या करता है बच्चों, तो अमीटर जो होता है वो विद्युत धारा को मापता है। क्या करता है, विद्युत धारा। जबकि वोल्टमीटर जो होता है बच्चों, तो वोल्टमीटर जो होता है विभवांतर को मापता है, ठीक है। विभवांतर का SI मात्रा क्या है, तो कहोगे सर वोल्ट है, ठीक है। धारा का SI मात्रा क्या है, तो एम्पियर है, जिसे हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। चलिए, विद्युत बल्बों के तंतुओं का निर्माण होता है। देखिए, जो विद्युत बल्ब के जो तंतु होता है ना बच्चों, वो टंगस्टन से निर्मित होते हैं। किससे, टंगस्टन से। तो याद रखोगे टंगस्टन, ठीक है। विद्युत का अगर सबसे अच्छा चालक आपसे पूछा जाए तो चांदी होता है, लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए कि चांदी जो है सबसे अच्छा चालक क्यों होता है,
चूँकि इसकी जो प्रतिरोधकता होती है बच्चों वो ना के बराबर होता है, एकदम नगण्य होती है, जिस कारण से इसमें धारा जो है काफ़ी सुगमतापूर्वक प्रवाहित होती है। ठीक है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 2 ओम 3 ओम 4 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए श्रेणी क्रम की बात कर रही है, तो श्रेणी क्रम मतलब हम लोग होता है, ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जब संयोजन करेंगे तो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जितने प्रतिरोध रहेगा उसको सब हम लोग जोड़ता जाएंगे। तो पहला बोला है 2 ओम 3 ओम फिर 4 ओम, तो हो जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम। तो बच्चे इसको जब ऐड करोगे तो 4 3 7 7 8 तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर 9 एम हो जाएगा। ठीक है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों का न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए। देखिए बच्चों आप लोग को पढ़ा रखे हैं कि जो पवन ऊर्जा होती है उनको प्राप्त करने के लिए जो पवन आने की जो हवा की गति होनी चाहिए वो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए बच्चों, 15 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन ए हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। देखिए जो श्वसन होता है, ठीक है, चूँकि जितने भी सजीव प्राणी है उनके लिए श्वसन क्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, श्वसन के बिना जीवित रहना संभव नहीं है। तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों, तो श्वसन जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी इसलिए है कि किसके द्वारा हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, इसलिए यह क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा की प्राप्ति होती है तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी कहेंगे, और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम लोग ऊष्मा शोषी कहते हैं। बच्चों याद रखिएगा जितनी भी संयोजन अभिक्रिया है ये सभी के सभी लगभग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जितने भी वियोजन अभिक्रिया होती है वे लगभग ऊष्मा शोषी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, कह रहे कि Fe2O3 प्लस Al एल्यूमिनियम इक्वल टू Al2O3 प्लस Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देख रहे हैं बच्चों Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है Al2O3 प्लस Fe जो है विस्थापित हो जा रहा है, यानी ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है। देखिए बच्चों आप लोग को पता है जो अम्ल होता है, ठीक है, अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, जबकि जो 7 होता है वो विलयन ना ही अम्ल होते हैं और ना ही क्षार होते हैं, तो ना ही उदासीन होते हैं, और 7 से अधिक pH मान वाले विलयन जो होते हैं वो क्षार होते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि अम्लीय विलयन का pH मान क्या होगा, यानी जो विलयन होगा वो अम्लीय होगा। अम्लीय होगा मतलब इसका pH मान जो होगा वो 7 से कम होगा। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। CaOCl2 का प्रचलन नाम क्या है। देखिए बच्चों CaOCl2 जिसका प्रचलन नाम क्या है, तो इसी का नाम है बच्चों विरंजक चूर्ण। क्या है, विरंजक चूर्ण, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखोगे। एक पूछा जाता है आपका बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो बुझा हुआ चूना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल पावर 2। एक बार पूछा जाता है कि बिना बुझा हुआ चूना, तो बच्चों याद रखोगे कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O क्या होता है बच्चों, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O याद रखिएगा। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगर आपसे जिप्सम से पूछ लिया जाए तो जिप्सम का क्या होता है, तो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी बार प्रश्न रिपीट किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पीतल क्या है। देखिए पीतल क्या है बच्चों, पीतल क्या है, तो पीतल धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। तो पीतल जो है बच्चों ये तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। क्या है, तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। ठीक है, चलिए एल्किन का समान सूत्र क्या होता है बच्चों। देखिए बच्चों आप लोग याद रखोगे एल्केन एल्किन एल्काइन, तो एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 एल्केन का होता है। इसके बाद होता है एल्किन, तो हो जाएगा CnH2n। तीसरा होता है एल्काइन, तो CnH2n-2। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कई बार इस प्रश्न को रिपीट किया जा चुका है और उम्मीद है आगे भी इसको रिपीट किया जाएगा। तो यहाँ पे पूछ लिया था आपसे एल्किन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो बच्चों एल्किन का क्या हो जाएगा आप लोगों को पता चल गया है CnH2
एन। अगर आपसे एल्केन का पूछ लिया होता तो क्या होता CnH2n+2। अगर आपसे एल्काइन का पूछ लिया होता तो CnH2n-2 हो जाता। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। OH प्रक्रियात्मक समूह का क्या नाम है? देखिए OH, तो H प्रक्रियात्मक समूह का क्या नाम है बच्चों? तो एल्कोहल है। ठीक है, अगर वहीं CO रहे तो क्या होगा? कीटोन का। अगर CHO रहे तो याद रखिएगा एल्डिहाइड का। अगर COOH रहे तो बच्चों याद रखोगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है, तो हमने चारों ऑप्शन का खंडन किया है। तो OH किसका है? तो कहोगे सर एल्कोहल का है। एक द्रव धातु का नाम बताइए, यानी ऐसी कौन सी धातुएं होती है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है? तो बच्चों आप लोग को पता है सर, कहोगे परा। लेकिन अगर आपसे पूछ जाए कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है, तो कहोगे सर ब्रोमीन। याद रखिएगा ब्रोमीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, यानी विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वो कौन होता है बच्चों? तो कौन होता है? हमने जस्ट पहले बताया कि कॉपर। ठीक है, क्या होता है? Cu, तांबा। ठीक है, अगर इससे पहले अगर आप चांदी दे, ठीक है, सोना, चांदी, तो इसको मारोगे तो यहाँ पे दिया है कॉपर। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो वसा के जो पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है बच्चों? टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लाइपेज। रक्त में यूरिया कहाँ से प्रवेश करता है? देखिए रक्त में जो यूरिया है बच्चों वो कहाँ से प्रवेश करता है? तो कहोगे सर यकृत से प्रवेश करता है। ठीक है, चलिए यकृत किससे करता है? यकृत से, जिसको हम लोग लीवर भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्या कहते हैं? लीवर। न्यूरॉन की किस भाग में संवेदन का विद्युत आवेश परिवर्तित हो जाता है? देखिए बच्चों, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है इसको हम लोग न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। तो न्यूरॉन के किस भाग में संवेदन का जो विद्युत आवेश होता है वो परिवर्तित हो जाता है? तो साइटोन में। ठीक है, तो यहाँ बच्चों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रश्न संख्या 24, कह रहा है पादप हार्मोन का उदाहरण है, यानी कौन सी ऐसी हार्मोन है जो पादपों में पाए जाते हैं? इंसुलिन तो पादपों में नहीं पाया जाता है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो मधुमेह नामक बीमारी हो। एस्ट्रोजन क्या होता है? तो एक जनन हार्मोन है। ठीक है, एडेनिन, ऑक्सिन। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष होता है द्विगुणित, त्रिगुणित, पंचगुणित, अगुणित। देखिए बच्चों याद कर लीजिए, भ्रूणपोष जो होता है वो द्विगुणित होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11, मानव शरीर की किसी समान कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए मानव शरीर की किसी समान कोशिका में जो गुणसूत्र की संख्या होती है बच्चों, ठीक है, वो टोटल 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ी। अगर संख्या में आपसे पूछ लिया जाए तो टोटल 46 होता है। उनमें से जो होता है बच्चों 22 जोड़ी जो होता है, ठीक है, 22 जोड़ी जो होता है जिसको हम लोग वर्धी गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। कौन सा? तो कहोगे सर वर्धी गुणसूत्र। उनमें से एक जोड़ी जो होता है इसको हम लोग लिंगी गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी याद रखोगे साथ में कि पुरुष जो होते हैं उनमें XY गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि जो महिलाएं होती है उनमें XX गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, अगला किण्वन की क्रिया होती है, तो किण्वन की क्रिया किसमें होती है बच्चों? तो कहोगे सर ईस्ट में होता है। ठीक है, किण्वन क्रिया के द्वारा ही अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, देखिए प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाते हैं? जो उत्पाद को सबसे पहले ग्रहण करते हैं। तो उत्पाद को सबसे पहले ग्रहण करने वाले कौन होते हैं? तो प्योर शाकाहारी होते हैं। ठीक है, जैसे घास हो गया, तो घास ये क्या है? तो ये उत्पादक है। जो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसको हम लोग उत्पादक कहते हैं, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे। फिर इसके बाद जो घास को कौन खाता है? तो कहोगे सर टीडा खाता है। ठीक है, क्या खाता है? टीडा खाता है, तो फिर हिरण खाता है। तो ये सब क्या है? प्योर शाकाहारी है। फिर इसको जो खाते हैं ये द्वितीय उपभोक्ता कहलाएंगे, जो मांसाहारी के अंतर्गत में आएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा शाकाहारी। प्रश्न संख्या 30, कह रहे गमानव में अलिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हुआ है बच्चों। ठीक है, मानव में यहाँ हो जाएगा मानव में अलिंग गुणसूत्र की। अलिंग गुणसूत्र का मतलब है जो लिंग निर्धारण में उसकी कोई भूमिका नहीं होती है, जिसको हम लोग वर्धी गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। तो कितना होता है बच्चों? तो कहोगे सर 22 जोड़ी होती है। कितने होते हैं? 22 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 22। अगर आपसे लिंगी गुणसूत्र पूछ लिया जाता तो कितना होता? तो कहोगे सर एक जोड़ी। कितने होंगे? तो एक जोड़ी, यानी कि टोटल 2। ठीक है, तो ये सारे MCQ प्रश्न था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। ठीक।
ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।